हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट कोचिंग यूट्यूब क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का दूसरा दिन में हम आज क्या 50 सेट नंबर दूसरा का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद ऑप्शन 2 है 16, ऑप्शन सी में है 19 और उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार केवल प्राप्त है? केवल भारतीयों को ऐसे 5 हुआ है, 15, 16, 19, 29, 30। ये सब के सब 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को ही प्राप्त है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए, अब लोग हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी अपना अपना काउंटिंग करते जाइएगा कि हम कितना सही आंसर दिए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्वेश्चन दिया हुआ कथन, उसका निष्कर्ष भी नीचे दिया हुआ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन में है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, जो ये गलत भी है, ये भी गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इनमें से 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो इसका इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसमें विचार करना है। चलिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के सभी गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा के बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर क्या होता है? रिटायरमेंट होता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो जानते हैं कि ऑप्शन ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। इनमें से आप क्या आपका आंसर आता है? तो ऑप्शन ए 14 दिन तक कोई राज्यसभा को विधेयक को अपनी ओर अपने पास रख सकता है। क्या कर सकता है? रख सकता है। कितना दिन? 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में कम से कम, माने कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र कब बन सकता है, कब योग्य हो सकता है? तो पहला, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, जज के रूप में काम किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिकतर वकील रह चुका हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष। चलिए, इसी में आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। तो आपका इसका 1 नंबर केवल सही है। भारत के राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक जज के रूप में रहे, और 10 वर्ष या तो उच्च न्यायालय में क्या रहे? वकील के रूप में कार्य किया हो। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो ये आपका चर्चा है, आपातकाल का चर्चा कितना में है? तो 352 से लेकर 360 तक है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, जिसका अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। क्या करना चाहिए? पारित होने के बाद कितना दिन में होना चाहिए? तो 30 दिन। दूसरा है 356, ये भी आपका 60 दिन के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। और 360 है जो वित्तीय आपात है,
वो भी कितना दिन, 60 दिन। तो याद रखिएगा 30, 60 और 60। ये आपका हो गया 352, ये हो गया 356 और ये हो गया 360। तो 352 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, 356 60 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए और 360 60 दिन के। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन अनुसार क्या आप लोग लगाते हैं और क्या आंसर होता है इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, चलिए 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 2 माह की हो जाएगा, 2 माह। वित्तीय पद आता है कितना अनुच्छेद में, तो वित्तीय पद की चर्चा होता है 360 में। भारत में एक अभी तक नहीं लगा है, अब वित्तीय पद अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय पद जो है 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। कब, तो 1962 में, 1971 में और 1975 में, ये 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ऑप्शन ए है आपका 1962 में, ऑप्शन बी है 1963 में, सी ऑप्शन है 1964 में और डी ऑप्शन है 1961 में। चलिए ऑप्शन आपके अनुसार आप बताइएगा कि कब जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जे.एल. नेहरू के खिलाफ। कब लाया गया था, तो 1963 में। कौन लाए थे, तो जे.बी. कृपलानी लाए थे, जे.बी. कृपलानी लाए थे। कब, 1963 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी, 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है, तो ऑप्शन ए 1937, अनुच्छेद ऑप्शन ए में है 37, बी में ऑप्शन है अनुच्छेद 38, सी में है 39 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 36 में आपका नीति निर्देशक का व्याख्या किया गया है, व्याख्या किया गया 36 में, और 37 में जो है तत्वों के प्रावधान किया गया था। ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है, तो चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया, ऑप्शन ए 1987 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1998 में। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। 1991 में एक और घटना, महत्वपूर्ण घटना है। क्या हुआ था, तो नई आर्थिक नीति आया था। क्या था, नई आर्थिक नीति लाया गया था भारत में। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा, तो मनमोहन सिंह द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है, उदारीकरण का जनक माना जाता है। उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका क्या मिलता है, जिनका सिग्नेचर भारतीय नोट पे मिलता है, क्योंकि जिस समय ये प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बन चुके थे, भारत के आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन का भी पूछ सकता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर भारतीय नोटों पर मिलता है, तो मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है, ऑप्शन ए भूरी क्रांति, ऑप्शन बी काली क्रांति, ऑप्शन सी धूसर क्रांति, ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार कौन सा मनी होता है, तो ऑप्शन ए हार्ड मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी चीप मनी, डी हॉट मनी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हॉट मनी।
गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? कौन करता है भाई? तो अब बताइएगा इनमें से। ऑप्शन ए आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति करता है, कृषि लागत कीमतों के लिए आयोग करता है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, या डी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सा आंसर होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन के समय कौन सा काम नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए सरकारी पदों का त्याग हुआ था, विदेशी माल का बहिष्कार हुआ था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था, और डी का ऑप्शन है सरकार वाहनों से यात्रा कर पाबंदी। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। पर इसका आंसर सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च की समिति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति दिया हुआ है किस दिन के हुआ था? तो आप लोग पता होना चाहिए कि दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था आपका 6 अप्रैल को। भैया 6 अप्रैल के, सॉरी 6 अप्रैल को नहीं हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और साबरमती के आश्रम की स्थापना आप लोगों को कमेंट करके बता दीजिए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था। साबरमती पता है कि साबरमती जो है इसके किनारे कौन सा नदी है? अहमदाबाद बसा हुआ। साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? तो अलग अलग किताबों में अलग देता है। BTBC की किताबों में 240 मील दिया हुआ, 250 मील दिया हुआ। चलिए कितने अनुयायी थे? तो 78 + 1 79 अनुयायियों के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे, ताकि इसमें नमक कर को हटाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 30 मार्च 1930 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को, डी 5 अप्रैल 1930 को। तो दांडी यात्रा समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चोरा चोरी कांड ऑप्शन ए, चोरा चोरी कांड ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तीसरा ऑप्शन पुनः समझौता 24 सितंबर 1935 को, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को। इसमें सही ऑप्शन आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा आपका गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा गलत। सही ऑप्शन आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, या 6 नवंबर 1943 को, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया और किस नियम के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए 1828 नियम 12 के द्वारा, बी 1829 नियम 17 के द्वारा, सी 1828 के नियम 17 के द्वारा, या 1829 के नियम 12 के द्वारा। इसका आप सही आंसर हो जाएगा आपका 1829 नियम 17 के द्वारा हुआ था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है के समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? बेंटिंग। कौन थे? बेंटिंग। और ऐसे सती प्रथा के भारतीय का अगर नाम हो जाएगा तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए ऐसे बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके बताइएगा कि राजा राम मोहन राय का क्या है, बताइए समाधि स्थल। राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल
कहाँ है ऑप्शन, आप कमेंट में इसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबी आंदोलन जो हुआ था जिसका मुख्य केंद्र कहाँ है? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। कहाँ था मुख्य केंद्र, कहाँ पर बनाया गया था? पटना में। इसके बरेलवी संस्थापक थे, बरेलवी। इसके वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बरेलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सही आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में, सर जॉन लॉरेंस के काल में, या लॉर्ड नॉर्थवुड के काल में। तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन के काल में, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं लगा था? तो इसमें ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, या ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो बताइएगा इनमें कौन शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश के संस्थापक था कौन? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, कौन? गोपाल। राष्ट्रकूट वंश के था दंतीदुर्ग, कौन था? दंतीदुर्ग। प्रतिहार वंश के कौन था? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इन शवों को किस दिशा में रखे जाते थे? तो ऑप्शन ए उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? कौन भाग कौन कौन था? एक था महायान, एक वो था हीनयान। चलिए कौन था? महायान और हीनयान। तो किस बौद्ध संगीति में बटा था? तो ऑप्शन ए प्रथम संगीति, ऑप्शन द्वितीय संगीति, ऑप्शन तृतीय संगीति, ऑप्शन चतुर्थ। तो कनिष्क के शासनकाल में होता है चौथा बौद्ध संगीति। इसी बौद्ध संगीति में, चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। चलिए महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बताइएगा कि महात्मा कौन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका इनका कहाँ हुआ था बताइए, आप लोग कमेंट करके। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए तो कमेंट करके। चलिए ऑप्शन निरंजना नदी के तट पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, या पुनपुन नदी के किनारे पे हुआ था, या रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था, या भागीरथी। चलिए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रिजुपालिका नदी के तट पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक, ऑप्शन ए कच्चायन, ऑप्शन बी संजय बेलिंठी पुत्र, ऑप्शन सी मखलिक पुत्र, और ऑप्शन डी पूरन कश्यप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मखली घोषाल थे, मखली घोषाल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो किस का ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल को, बी है अकबर के शासनकाल को, सी है शाहजहां के शासनकाल को, और डी औरंगजेब के शासनकाल को। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में जो जितने बड़े बड़े जो स्थापत्य कला उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे? मुहत्सिब कौन थे? ऑप्शन ए सेना का अधिकारी, बी पत्राचार विभाग के प्रमुख, सी राजस्व अधिकारी, डी आचरण अधिकारी। चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आचरण, प्रमाण पत्र जारी करता था। किसी का प्रमाण पत्र जारी करता था कौन? मुहत्सिब। अगला क्वेश्चन है, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्व विभाग से, ऑप्शन बी दान विभाग से, ऑप्शन सी सैन्य विभाग से, या ऑप्शन डी
पत्राचार विभाग से। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा? तो चलिए बताइए, ऑप्शन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन 25 का आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग से। दीवान याज का संबंध किससे है? सैन्य विभाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन ए हुमायूं के दरबारी कवि, बी ऑप्शन अकबर के दरबारी कवि, सी जहांगीर के दरबारी कवि, या डी शाहजहां के। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बसावन और दशवंत अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मिलान करना। अगला क्वेश्चन है मिलान करना। एक तरफ विद्युत गिरी दिया हुआ है और एक तरफ उसका राज दिया हुआ है। तो बताइए भारत में विद्युत गिरी की संख्या कितने हैं? कमेंट करके बताइए कि विद्युत गिरी की संख्या कितनी है, विद्युत गिरी की संख्या कितनी है, और परमाणु रिएक्टर कितने हैं? परमाणु रिएक्टर, भारत में विद्युत गिरी की संख्या कितनी है और परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी है? आप कमेंट करके बताइए आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट इसका मिलान करने के लिए हम मिलान करते हैं। नरोरा आपका कहाँ है? ऑप्शन मिलान करने वाला, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से गलत सुनना है। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, कुंडमकुलम तमिलनाडु, आपका बी नंबर क्या है? गलत है। काकरापारा गुजरात में सही है, तारापुर महाराष्ट्र में सही है, ऑप्शन बी आपका गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किसके किसके बीच में स्थित है? बताइएगा। तो ऑप्शन ए में है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, बी में है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, और सी में है अमेरिका और कनाडा, और जर्मनी, और डी में है जर्मनी और फ्रांस। तो 38वीं समानांतर का संबंध आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सा है? बताइए, ऑप्शन में आप लोग बताइए कि। चलिए तो इसमें और भी है, जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है? केवी है, तो 49वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा है भाई है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा है? तो इसमें आप उत्तरी और इसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम वाला 17वीं समानांतर रेखा है, 17वीं समानांतर रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो ऑप्शन ए, ईंधन का औष्णीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यही आपका गलत होना चाहिए। और इसमें ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम होना चाहिए न ही ज़्यादा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का बी नंबर, 29 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मिलान करना है, सुमिलित कीजिएगा। विटामिन B7, विटामिन B7 से क्या होता है? विटामिन B12 से क्या होता है? विटामिन E से क्या होता है? विटामिन K। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन होता है? डी का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या हो जाएगा? डी दूसरा हो जाएगा। अब है विटामिन E, तो बांझपन उत्पन्न होना, सी ई और सी का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। और विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 का, एक का हो जाएगा 3, B7 से हो जाएगा और बच गया B ए से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 का सी नंबर। क्या हो जाएगा? 30 का सी नंबर, क्या? सी नंबर। चलिए सही सी नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो चलिए मिला लेते हैं इसको एक बार फिर। B7 से क्या होता है? बाल झड़ने की प्रॉब्लम होता है। उसके बाद विटामिन B12 से होता है
प्राणनाशी रक्तता होता है। और उसके बाद सी का हो जाएगा चा, मान विटामिन ई से बांझपन मतलब उत्पन्न होता है। विटामिन के से बालों का वैसे रक्त का थक्का जमना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, बताइए। ऑप्शन ए स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। तो आपका सही आंसर 31 का क्या हो जाएगा? तो 31 का सही हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। क्या हो जाएगा? गैलेक्टिक इकाई। निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी वर्णार्धता जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, सी ब्रेन ट्यूमर और डी घेंघा। तो ऑप्शन बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, जो महिलाओं में बहुत ही कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है, इनमें किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका वहन करता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी में है नाइट्रोजन का और डी में है हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन का वहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। इसका 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। संवहन कहते हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, विकिरण कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना बदलाव को जो होता है, जो ऊष्मा की मात्रा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रिका में, ऑप्शन बी हरित लवक में, ऑप्शन सी राइबोसोम में और ऑप्शन डी जीव द्रव में। आप लोग सही आंसर बताइए इसका। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें नहीं होता, जीव द्रव में केंद्रक नहीं होता, बाकी सब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए जिससे प्राप्त नहीं होता है। मछली का तेल, बी पालक, सी जंतु यकृत और गुर्दा और डी आम। तो 36 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतुओं के लीवर और गुर्दा में विटामिन ए का स्रोत नहीं पाया जाता है। मिलान करने वाला आ गया प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है भाई? तो प्रतिरोध का होता है मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत का प्रवाह का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और पावर का मात्रक होता है वाट। तो इसलिए हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 4 नंबर, बी का हो जाएगा 1 नंबर 4 और इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? सबसे कम घनत्व वाला किसके पास कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन ए सोडियम का होता है, लिथियम का होता है, पारा का होता है या कॉपर का होता है? बताइए कमेंट करके, कमेंट कीजिए जल्दी आंसर। आप लोग कितना सही कर रहे हैं और यह आप भी बता भी दीजिएगा कि कितना सही हो रहा है मेरा क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का बी लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। सोडियम 11 होता है परमाणु संख्या, पारा 80 होता है, कॉपर 29 होता है और लिथियम जान रहे हैं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्राकृतिक रबर में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण पाया जाता है। बी यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं।
सी, यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण पाया जाता है। ऑप्शन डी, यह प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है आपका? तो प्रोटॉन की संख्या, बी में है न्यूट्रॉन की संख्या, सी में है इलेक्ट्रॉन की संख्या और डी में से सभी। तो सही आप लोग इसका आंसर दीजिए, बताइए। चलिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण इनमें से किस में निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, तय किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ऑप्शन, अलकनंदा और मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा और अलकनंदा मंदाकिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। निम्नलिखित किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो बताइए कि इनसे किस राज्य से बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा? तो बताइए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बीचों बीच रेखा गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए सवाना घास स्थल में, बी टुंड्रा बायोम में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या डी मैंग्रोव वन में। तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 40 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 का क्वेश्चन है कि कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, रोहिल्ला आपका कर्नाटक में है, जो गलत है यहाँ पर दिया हुआ, और बांदीपुर कर्नाटक में है, ये भी सही है, और सिंपलीपाल उड़ीसा। ये और ये आपका सही है और ये आपका बी नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 का बी नंबर। अगर हमसे कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब है 45 नंबर। कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, माने कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए वेनेजुएला की धारा, बी हम्बोल्ट की धारा, सी लेब्राडोर की धारा और डी अग्लुहास। तो बताइएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी अग्लुहास जो है वो गर्म जलधारा है। क्या है? वेनेजुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर, ये तीनों के तीनों कैसा है? ये तीनों के तीनों जो आपका है ठंडी जलधारा। कैसे हैं? ठंडी जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी वैगई, डी कृष्णा। चलिए बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन है? गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए भूकंप के लिए, बी ज्वालामुखी के लिए, सी तूफान के लिए या जंगल की आग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सही है आपका? ऑप्शन ए भूकंप सही है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी सही है, ऑप्शन सी तूफान सही है, ऑप्शन डी जंगल। और ऑप्शन ए में 1 और 4 है, ऑप्शन बी में 1 और 2 है, सी में 1, 2, 4 है और डी में केवल 1 है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, मतलब भूकंप के लिए भी और ज्वालामुखी के लिए भी रिंग ऑफ फायर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए टकला माकान चीन सही है, थार भारत सही है,
अटकामा चिली सही है। गिब्सन, अब ये आपका गलत है, गिब्सन अफ्रीका गलत है। ये आपका गिब्सन पड़ता है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, तो एक ही रोजगार में आवश्यक से अधिक श्रमिक व्यक्तियों होना। ऑप्शन ए, श्रमिक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत ही कम कार्य मिलना। और सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। या ऑप्शन डी में से सभी। चलिए आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना ही क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इसका आंसर सही बताइएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत कितने फसलों को रखा गया है, एमएसपी के तहत कितने फसलों को रखा गया, कितने फसलों को रखा गया। चलिए, और इसमें है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा विचार सही है, विचार कीजिए। तो अब इसका सही आंसर आपको बताइएगा। आप लोग को अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुधार भी चाहते हैं तो आप वो भी बताइएगा, ठीक। आप लोग और जितने भी छात्रगण हैं अगर जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप से, तो इस चैनल से, तो उनको भी जोड़िएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।